आपके साथ पलक शर्मा। खबर वाराणसी से है। धर्मनगरी काशी से एक खास तस्वीर सामने आई, जहां बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा माधुरी दीक्षित अपने परिवार के साथ भक्ति और आस्था में लीन नजर आई हैं। काशी पहुंची माधुरी दीक्षित ने अपने पति डॉक्टर श्रीराम नेने के साथ विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की आरती का भव्य दर्शन किया। गंगा सेवा निधि द्वारा आयोजित इस भव्य आरती को माधुरी दीक्षित ने क्रूज से निराहा है और साथ ही वहां पर गंगा के बीच बचाव और साथ ही नाव और क्रूज पर सवार श्रद्धालु उस वक्त अचंभित रह गए जब उन्होंने अपने बीच बॉलीवुड की स्टार को देखा है। काशी के इस ऐतिहासिक घाट पर माधुरी दीक्षित के आगमन से श्रद्धालु और स्थानीय लोगों में खास उत्साह देखने को मिला है। हर कोई इस पल को अपने कैमरे में कैद करने के लिए जुटा है और साथ ही आरती के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। गंगा सेवा निधि के पदाधिकारियों के साथ वहां पुलिस प्रशासन भी मौके पर मुस्तैद रहा। इसके अलावा अगले दिन का सिगरा स्थित एक ज्वेलरी शोरूम के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने का भी कार्यक्रम उनका बताया जा रहा। दहेज प्रताड़ना और हत्या का एक गंभीर मामला सामने आया गाजीपुर से, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी। गाजीपुर जिले के दिलदार नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पचोखर गांव निवासी लीलावती ने अपनी पुत्री अंकिता ठाकुर की हत्या का आरोप उसके ससुराल पक्ष पर लगाया। परिजनों का आरोप अनुसार अंकिता की शादी वर्ष 2022 में चंदौली जिले के धानापुर थाना क्षेत्र के डवरिया गांव निवासी राजेंद्र शर्मा के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही अंकिता को दहेज की मांग के लेकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोप है कि 23 मार्च 2026 को ससुराल पक्ष के लोगों ने मिलकर अंकिता की हत्या कर दी है। घटना को छिपाने के उद्देश्य से शव को जूट के बोरे में रखकर गंगा नदी में फेंक दिया गया। पुलिस द्वारा की गई छानबीन के दौरान युवती का शव गंगा नदी से बरामद किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा थाना प्रभारी ने बताया है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। इस घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है और साथ ही परिजनों आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। राकेश ठाकुर है। मैं पचोखर जिला गाजीपुर का निवासी हूँ। मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, अंबिकापुर में भी। और मैं अपनी बहन का शादी 9/2/2022 को डबरिया में राजेंद्र ठाकुर और राजेंद्र शर्मा और छोटे लाल उनके पिताजी हैं, उन्होंने मेरी बहन का जान से मार दिया। सभी परिवार मिलकर मुझे न्याय दिलाने की कष्ट करें। खबर कानपुर नगर से है, जहां थाना नौबस्ता क्षेत्र अंतर्गत यशोदा नगर में रहने वाली ज्योति सोनकर ने अपनी गुमशुदा हुई मानसिक रूप से बीमार बड़ी बहन को ढूंढने के लिए डीसीपी साउथ कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाई है। दरअसल पूरा मामला इस प्रकार है कि यशोदा नगर क्षेत्र में रहने वाली गुड़िया सोनकर, जो कि मानसिक रूप से बीमार है, बीती 9 मार्च को अपने घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने गुमशुदगी लिखवाई और साथ ही उसको ढूंढने में लग गए। बड़ी बहन को ढूंढते हुए छोटी बहन ज्योति सोनकर कानपुर स्टेशन पहुंची है, तो वहां पर सीसीटीवी फुटेज से जानकारी मिली कि पनवेल जाने वाले ट्रेन में उसकी बहन बैठ गई है। उसके बाद बहन को ढूंढते ढूंढते जब परिजन झांसी पहुंचे तो वहां की सीसीटीवी फुटेज पुलिस द्वारा दिखाए गए। उसमें लापता बहन ज्योति सोनकर को देखा, वो पुलिस वालों से बात करती दिखाई दे रही थी और साथ ही उसके साथ पुलिस वालों ने सीसीटीवी फुटेज देखने को नहीं दिया। कानपुर पुलिस पर मामला डाल दिया गया। कानपुर पुलिस के पास जाओ, वहीं पर लोग तुम्हारी बहन को ढूंढ पाएंगे। डीसीपी के ये ऑफिस में आए हैं। बहन 15 दिनों से 17 दिनों से गायब है, 9 तारीख से गायब है और पुलिस वाले, नौबस्ता पुलिस वाले 15 दिन से दौड़ा रहे, कुछ देखते नहीं है। हम लोग खुद छानबीन करते हुए गए जीआरपी पुलिस कानपुर की, तो वहाँ पे देखा है सीसीटीवी फुटेज भी 11 तारीख को तो वो पनवेल एक्सप्रेस में जाती हुई दिखी है। और उसके बाद हम लोगों ने ढूंढते ढूंढते झांसी भी देखा है कल,
तो परसों झांसी वाली फुटेज में भी वो दिखी हैं, गुड़िया सोनकर। झांसी में सीसीटीवी फुटेज में 1 मिनट के लिए दिखाया है, फिर उसके बाद उन्होंने फुटेज नहीं दिखाया है। वो कहाँ गई है उसके बाद ये नहीं दिखा रहे हैं। आज किस तरह से दिख रही है? वो हाथ जोड़ते हुए, पुलिस वालों से हाथ जोड़ के बात करते हुए। जी हमने देखा है। यहाँ पे वो सर मिले नहीं है, बोल रहे हैं कल आने के लिए। बहन मिल जाए बस, और क्या चाहिए। नवरात्र के नवे और अंतिम दिन आदिशक्ति मां दुर्गा की नवम स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती है, उनके जीवन को सुख शांति और समृद्धि से भरकर। और साथ ही वहां विंध्याचल धाम में आदिशक्ति की कृपा पाने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। मिर्जापुर के विश्व प्रसिद्ध विंध्याचल धाम में नवमी तिथि पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला है। मां विंध्यवासिनी के दरबार में तड़के भोर से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। मां सिद्धिदात्री को देवी दुर्गा का पूर्ण स्वरूप माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार उन्होंने भगवान शिव को भी अष्ट सिद्धियां प्रदान की थी, जिसके बाद शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था। वे अर्धनारीश्वर कहलाएं, जिसके बाद मां का स्वरूप अत्यंत शांत और दिव्य होता है। वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं और उनके चरण 4 भुजाएं होती हैं, जिसमें चक्र, गदा, शंख और कमल सुशोभित होता है। नवरात्र के 9वें दिन विधि विधान से मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना का विशेष महत्व माना जाता है। अनुष्ठान आयोजित किए गए हैं। मंदिरों में वैदिक मंत्रोच्चार, दुर्गा सप्तशती का पाठ एवं भजन कीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा है। नवरात्रि के दर्शन करके हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हम पूरे परिवार सहित पधारे और इतनी अच्छी सुविधा देने के लिए हम योगी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत अच्छी सुविधा दी, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत सिस्टमैटिक दर्शन हुए। क्या कहेंगे माँ के धाम में? माँ के धाम में बस यही कि माँ अपनी कृपा सब पे बनाई रखे, अपना आशीर्वाद सब पे बनाई रखे। बस जय माता दी। मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद गुप्ता है, ग्राम टंडवा, जिला औरंगाबाद, बिहार का रहने वाला हूँ, है ना। मैं जो है कि माता विंध्याचल मंदिर में माता का दर्शन करने के लिए आया हूँ, है ना। और बहुत बहुत खुशी की बात है कि माता का दर्शन जो है ना बहुत बढ़िया से जो है कि हमको प्राप्त हुआ और उनका कृपा भी हमारे ऊपर हंसदेव बरसता रहता है। फैमिली माता अंकल फैमिली लेकर आए हुए हैं, न दूर से आए हुए, हर साल आते हैं कि पहली बार आ रहे हैं? नहीं, हम हमेशा आते हैं, हर साल आते हैं। पहले में और अब में क्या बदलाव दिख रहे हैं? बहुत ज्यादा। क्या? अभी जो है कॉरिडोर बन गया है और इसके तहत जो है कि हम लोग को दर्शन करने का व्यवस्था जो है कि सही मिल पा रहा है। और पहले जो है आते थे हम लोग ऐसे ही, एक साधारण सा मंदिर था, वही ऊपर में ही घूम करके इतना कम भीड़ होती थी, अभी बहुत ज्यादा भी भीड़ हो रहा है। प्रशासन और पंडा की क्या व्यवस्था है? प्रशासन भी हमारे साथ सही व्यवहार किया और पंडा जी का भी सही व्यवहार रहा। पहले से कुछ बदलाव पंडा लोगों में आ रहा है? नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अब पंडा लोग का उतना धांधली नहीं है। नहीं है। प्रशासन जो है ना व्यवस्था किया, इसलिए पंडा लोग का कोई धांधली नहीं। चाहे कितना भी भीड़ हो, हम तो स्वतः दर्शन कर लिए। भीड़ में यहाँ पर देख रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, काफी भीड़ है और हम हमेशा आता है माता रानी की आस्था में हम आए, इनकी कृपा हमारे ऊपर है। नंबर लिख लीजिए, हम आपको। माँ के धाम में तो हम बहुत साल से आए थे। पहले आते थे तो 8वीं भी करते थे हैं, और कल होके मतलब त्रिकुट जो होता है वो करते थे, और कल होके हवन करके जलपान करके फिर घर जाते थे। और फिर कुछ दिन ऐसे ही आए। अभी बहुत कोरोना हुआ था, उस समय से नहीं आए, इस बार आए हैं। सारा बच्चा लोग हस्बैंड के साथ में आए। हम लोग 5 फैमिली हैं, 5 को आए हैं माता से दर्शन करने। माँ के दर्शन से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। क्या? माँ के दर्शन से मनोकामनाएं पूर्ण? हाँ, एकदम पूरा होता है। उनको कृपा इतना बढ़िया है कि एकदम पूरा होता तब ना आते हैं खुशी खुशी। 8वीं यहीं करते थे, हवन करते थे, बहुत अच्छा लगता है। हम गया जिला से आए हैं, शोभा वर्मा। क्या पहले कुछ बदलाव देख रहे हैं माँ के धाम के यहाँ की व्यवस्था? हाँ, सब चीज खुशहाल है। मेरा बच्चा लोग कामयाब है, हस्बैंड कामयाब है, मेरा तीनों बच्चा अपना अपना। मेरा बड़ा बेटा स्कूल खोला है, माता रानी की कृपा से अच्छे है। मंझला बेटा भी पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टरी करेला सोच रहा है। छोटा बेटा भी कर रहा है NDA की तैयारी। माता रानी सब बच्चा को मेरा बढ़िया शिक्षित दे रहे हैं, उनको कृपा है। मैं पंडित अखिलेश चंद्र मिश्रा, राजन गुरु विंध्याचल धाम। आज नवरात्र का 9वां दिन है, नवमं सिद्धिदात्री च।
आज के दिन भक्त सिद्धिदात्री के रूप में माता का पूजन करते हैं। हमारे शास्त्रों में आया है कि सिद्ध गंधर्व छाध्य असुरैरा अमरैरपे शैव्यमाना सदा भूया सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। बड़ा ही सुंदर स्वरूप माता का है, लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं और सभी देवता यक्ष गंधर्व सब लोग हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना कर रहे हैं। आज के दिन जो भक्त कलश की स्थापना किए हैं, माता का षोडशोपचार पूजन करें, लाल वस्त्र भगवती को समर्पित करें, श्रृंगार सामग्री समर्पित करें और जो भोग है भगवती का वह पूरी सब्जी मालपुआ खीर 56 भोग के रूप में अच्छा से अच्छा सामग्री बना करके भगवती को समर्पित करें। ओम ह्रीं स सिद्धिदात्रे नमः इस मंत्र का 9 माला जप करें तो उनकी समस्त मनोकामना भगवती पूर्ण कर देती हैं। और जो लोग 9 दिन का व्रत है, कलश की स्थापना किए हैं, वह 10 बजे के बाद हवन करें। हवन के बाद कन्या पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन कराएं और उसके बाद शनिवार के दिन अगले दिन, क्योंकि पारण के विषय में देवी भागवत में आया है कि ब्राह्मणान भोजयेत पश्चात पारणात 10वीं दिने, 10वीं में पारण करना चाहिए। इसलिए देवी भागवत के प्रमाणों को हम लोगों को मानना चाहिए, क्योंकि यह देवी का व्रत है। इसलिए आप लोग पारण करें और आज ही के दिन जो साधक हैं उनकी समस्त सिद्धियां भगवती की कृपा से जागृत होती है। जय मां विंध्यवासिनी। मेरा नाम जितेंद्र मणि त्रिवेदी है। मैं पश्चिम बंगाल कोलकाता के खिदरीपुर से हूँ। आप विंध्याचल आए हुए हैं दर्शन करने, दर्शन कर लिए? भीड़ है, लाइन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई है। दर्शन कर लिए आप? बहुत अच्छी दर्शन हुई है। नवरात्र का दिन चल रहा है, ऐसे में क्या कहेंगे लोगों से? मैं तो यही कहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान के लोग अगर माता का दर्शन करना है तो वैष्णो देवी लोग जाते हैं, मैहर जाते हैं, कामाख्या जाते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा एक बार जो मिर्जापुर के नाम से जाना जाता था, आज उस विंध्याचली माता का दर्शन आप करके देखिए। जो जोगी जी ने व्यवस्था किया है, मुझे सैल्यूट करना पड़ता है, क्योंकि मैं पश्चिम बंगाल में हूँ, वहाँ व्यवस्था के नाम पर लूट है, लेकिन यहाँ व्यवस्था के नाम पर मैं देख रहा हूँ यहाँ सेवा का भाव है व्यवस्था के नाम पर। आप कलकत्ता के हैं, कलकत्ता में बंगाल में दीदी जी का सरकार है, अभी क्या लग रहा है आपको? अगर योगी जी का सरकार अगर बनता है तो वहाँ बदलाव कुछ होगा, क्या मांग करते हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल में अगर भाजपा की सरकार आती है तो वहाँ के लोगों का डिमांड यही है कि योगी मॉडल होना चाहिए पश्चिम बंगाल भी। इवन अगर ये ऑर्डर मोदी जी की तरफ से मिले कि योगी जी को उत्तर प्रदेश छोड़कर हमारे एक बार पश्चिम बंगाल को सुधारने का मौका मिले तो शायद पश्चिम बंगाल के लोग ज्यादा खुशहाल होंगे और उत्तर प्रदेश तो खुशहाल है ही। लग रहा है कि अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ का व्यवस्था बिल्कुल मंदिर सही हो जाएगी। अगर पश्चिम बंगाल में ये जाते हैं तो शायद दूसरी बार केरला के लोग बोलेंगे, जहां भाजपा अभी तक नहीं आई है, शायद केरला के लोग बुलाएंगे। आज पश्चिम बंगाल के लोग बुला रहे हैं, कल केरला के लोग बुलाएंगे और आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ ही इस देश की बागडोर को और मजबूती से हिंदू राष्ट्र के तरफ, सनातन धर्म के तरफ, और हमारा भगवा जो पहले शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप के समय में फहरता था, उसी तरह अगर योगी आदित्यनाथ के हाथ में, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को मिनी इंडिया कहा जाता है। जो मिनी इंडिया को संभाल सकता है वो पूरे देश को बहुत अच्छी तरह से संभाल सकता है, ये मेरा परम विश्वास है। बोले विंध्यवासिनी मैया की जय।
खबर हरदोई से है, जहां पर मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत द्वितीय चरण के अंतर्गत कस्बा बिलग्राम में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के तहत एक भव्य दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना रहा, उनके प्रति समाज में जागरूकता फैलाना तथा एकता और सुरक्षा का संदेश देना रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत उत्साहपूर्ण माहौल में हुई है, जिसमें स्थानीय युवाओं और महिलाओं ने एवं बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साथ ही दौड़ के माध्यम से समाज को यह संदेश दिया गया कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। इस अवसर पर बिलग्राम कोतवाली विजय कुमार, कस्बा इंचार्ज अजय तोमर, मोनू चौधरी, महिला सिपाही आरती एवं ममता सहित अन्य पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित पुलिस टीम ने महिलाओं और बालिकाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों एवं सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में वे तुरंत सहायता प्राप्त कर सके। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के सफल आयोजन में कस्बे में सकारात्मक माहौल देखने को मिला और लोगों में एकता और सुरक्षा का संदेश भी लोगों को दिया गया। खबर गाजीपुर से है, जहां 6 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पड़ोसी नाबालिग लड़के ने किया दुष्कर्म और साथ ही नंदगंज थाना क्षेत्र का मामला बताया। पुलिस ने दर्ज केस और साथ ही कार्रवाई में जुटी। जिला महिला अस्पताल में पीड़िता की इलाज में लापरवाही, पीड़ित बच्ची को भर्ती करने में घंटों की गई हीला हवाली। आपको बता दें, गाजीपुर में 6 वर्षीय एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। बच्चे के साथ पड़ोसी नाबालिग लड़के ने ही दुष्कर्म किया है। महिला और साथ ही आपको बता दें, मामला नंदगंज थाना क्षेत्र का है। शिकायत पर पुलिस केस दर्ज कर कार्रवाई में जुटी हुई है, जबकि जिला महिला अस्पताल में पीड़िता के इलाज में लापरवाही नजर आई है। जिला महिला अस्पताल में दुष्कर्म पीड़ित बच्ची को भर्ती कराया गया। घंटों तक हीला हवाली की गई। लोगों ने प्रदर्शन के बाद पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती किया है और इस मामले को लेकर मौके पर मौजूद सीएमओ ने भर्ती में देरी को लेकर किनारा करते हुए अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई का दावा किया है। उन्होंने कहा कि महिला अस्पताल गाजीपुर मेडिकल कॉलेज के तहत और भी उसके नियंत्रण, प्रशासन और प्रबंधन पर उसका कोई भी जोर नहीं है। बावजूद इसके सूचना पर पहुंचे वो लोग और साथ ही लापरवाह डॉक्टर और स्टाफ के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले के बारे में बताया जा रहा, मासूम बच्ची आने घर के बाहर खेल रही थी अपने, और इस दौरान पड़ोसी नाबालिग आरोपी उसके साथ खंडहर ले गया उसे और साथ ही बच्ची से दुष्कर्म किया है। जब लहूलुहान हालत में बच्ची घर पहुंची तो उसके परिजनों के होश उड़ गए और परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी है। बच्ची को इलाज के लिए जिला महिला अस्पताल ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और स्टाफ ने घंटों बच्ची को भर्ती किया है। और साथ ही वहां पर आपको बता दें, हंगामे की सूचना पर सीएमओ और मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल मौके पर पहुंचे। बच्ची को अस्पताल में भर्ती किया गया। पूर्व में थाना नंदगंज क्षेत्र में आज शाम को 5 बजे एक 6 वर्षीय बच्चे के साथ दुराचार की सूचना प्राप्त हुई। जानकारी में आया है कि उसी के सजाती एक बालक द्वारा यह घटना कारित की गई है। बालक भी माइनर है। प्रकरण में तत्काल बच्ची को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भिजवा दिया गया। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। प्रकरण में अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। रहना वहाँ पे हम बेड दे रहे हैं, उसका इलाज करवा रहे, क्या दिक्कत है? आप लोग हटाने को नहीं तैयार है। आप लोग बेड पे लेके जाएंगे तब बेड मिला होगा तो ये लोग धरना पे क्यों बैठते हैं? जब बेड दिया जा रहा है वो हमें हमसे पूछे किसने बेड दिया है? कोई बेड नहीं दिया है। परिजन का सीधा आरोप है कि हमको भर्ती नहीं किया गया। जब बच्चे अभी आप आई हैं तब से जब डिपार्टमेंट गोरा बाजार में है तो वही तो एडमिट होगी ना। आप क्यों चिल्ला रही हैं? मत बोलो। एक बात बताइए, कितने घंटे से बच्ची अस्पताल में आई है? जब बच्चा वाला डिपार्टमेंट गोरा बाजार में है, वो 6 साल की बच्ची है, तो उसे बच्चे वाले डिपार्टमेंट में एडमिट करके ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा। आप लोगों को क्यों गोरा बाजार भेजा और फिर यहाँ बुला लिया? ट्रामा सेंटर किसने भेजा? किसी ने नहीं बुलाया उसको। ट्रामा सेंटर किसी ने नहीं भेजा। ट्रामा सेंटर मेडिको लीगल करने के लिए भेजा गया था। तो फिर यहाँ क्यों बुलाया? वहाँ से कहा गया लोगों ने क्यों भेजा? हमसे क्या तो आप लोगों स्वास्थ्य विभाग में कोई तालमेल नहीं है कि कौन देखेगा, कौन कहाँ भेज रहा है? पूछिए ना। 3 घंटे से आप लोग दौड़ा रहे हैं और बता भी नहीं रहे हैं। ऑफिस से पूछिए ना जाके। हुआ भी नहीं। हर बार सीएमओ ऑफिस, तो आप लोग भी तो अपनी रिस्पांसिबिलिटी तय करिए कि आप क्या किए हैं। आपने इलाज में क्या किया है? हमारी रिस्पांसिबिलिटी जो है वो की गई है। आपने क्या इलाज किया है? क्या दिक्कत है बच्ची को? बच्ची है, रेप विक्टिम है। बार बार उसको क्यों उसको आप नाम हाईलाइट करना चाह रहे हैं?
आप लोग खुद चाह रहे हैं बच्ची को बेवजह बदनाम करना। बच्ची को हम लोग नाम हाईलाइट नहीं करना चाह रहे हैं। हम लोग आप लोग इतना भीड़ लगाए तो आप लोग अस्पताल का बदनामी नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की बदनामी नहीं करा रही हैं। आप लोग कर क्या रहे हैं? आप ये धरने पर बैठे हैं, स्वास्थ्य विभाग की बदनामी नहीं है, आप बच्चों पे हम लोग को समझा रही हैं। इलाज करने को तैयार है सब लोग, तो आप लोग क्यों नहीं इलाज करवा रहे हैं? तो किस किसी डॉक्टर ने मना नहीं किया, इलाज कराने को तैयार आप लोग इलाज ऐसा मिला होता तो परिवार क्यों भटकता है? मैडम बच्चा परिवार क्यों भटक रहा है? खुद बोल रहे हैं कि डॉक्टर लापरवाह है, मेडिकल नहीं हुआ अभी तक 6 बजे। आप हटवा दे सकते हैं ना, मेडिकल अभी तक नहीं है बच्ची का, छोटी बच्ची का। भैया मेडिकल अभी तक बच्ची का नहीं, हम लोग मेडिकल कॉलेज हम लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, उनके लिए हम लोग खड़े हैं। जिला अस्पताल आप आई हैं, आप यहाँ पे बच्ची आई है, उसका इलाज संभव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? यहाँ नहीं हो पाएगा। मुझे जैसे ही संज्ञान में आया कि एक बच्ची है जिसका 6 साल की बच्ची है जिसका रेप हुआ है, उसको यहाँ पर लाया गया है, इमीडिएटली मैंने कोशिश करी उसका यहाँ पर भर्ती होकर इलाज हो जाए। इसके लिए समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जो है उनको इन्फॉर्म किया गया। आप लोगों को मैं दोबारा बता दूं कि ये 5 साल पहले ये जो महिला अस्पताल और पुरुष अस्पताल ये बच्चों के पढ़ने के लिए मेडिकल कॉलेज में चले गए हैं। इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल, इनकी ड्यूटी लगाना, इनके डॉक्टर्स सब हमारे प्रिंसिपल साहब और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के अंडर में आते हैं। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी जब मरीज के साथ खिलवाड़ होता रहा तो मैं स्वयं आया हूँ यहाँ पर और आप लोगों की नाराज़गी मैंने झेली है, जबकि इसमें मेरा डायरेक्टली कोई कंट्रोल नहीं है। मुझे डीएम साहब को बताया, मैंने कप्तान साहब को बताया, डीएम साहब ने, कप्तान साहब ने कहा इसकी रिपोर्ट बनाइए और ये शासन को लिख के भेजेंगे। अगर ये जिला अस्पताल ऐसे ही चलाया जाएगा हम वापस ले लेंगे। बावजूद हम इस अस्पताल को इस तरह नहीं चलने देंगे। बावजूद इसके लगातार जो है आपके ऊपर आरोप आ रहा है कि आप इसके जिम्मेदार हैं। आरोप लगाने वाले से आरोप नहीं होता। बच्ची मेरी है, मेरी बच्ची की तरह है वो, है ना, मेरी पोती की तरह है, मेरी नातिन की तरह है। मेरे लिए बच्चे का इलाज पहले महत्वपूर्ण है और जब इलाज किया जाता है उसमें मेडिको लीगल, जो बार बार ये कहा है मेडिको लीगल, जब भी चोट नोट की जाती है उस चोट को ही मेडिको लीगल कहते हैं। बच्चे का इलाज इम्पॉर्टेंट है। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे इसमें एक्शन करने दीजिए और इसकी रिपोर्ट में इस बाबत बच्ची जो है एक से जरूर पहुँचाऊँगा। इस बाबत बच्ची जो 1 से 1.5 के बीच में जब दोपहर में यहाँ आई थी तो उसे मुझे सेंटर में भेज दिया गया। 8 बजे बताया गया, मेरे पास 8 बजे पहला फ़ोन पहुंचा है कि उसका इलाज नहीं किया जा रहा है और उसको भर्ती नहीं किया जा रहा है, उसको रखा जा रहा है, मुझे बताया गया। तब से मैं हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब किसी लखनऊ किसी मीटिंग में इलाज करवाई, लगातार हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन जो भी यहाँ के नर्स, एक मिनट शांत रहिए, जो भी नर्स, जो भी ड्यूटी डॉक्टर, जो भी महिला डॉक्टर ये मना करेगी कि मैं मेडिको लीगल नहीं करूंगी, मैं इलाज नहीं करूंगी, उसके खिलाफ नौकरी में जो जगह नहीं है। दूसरी चीज आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, हाई कोर्ट के ऑर्डर से पोस्टमार्टम भी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स को करना है ना। इसलिए कहीं कोई मेडिको लीगल तो बहुत छोटी चीज, मेडिको लीगल तो एक छोटी प्रक्रिया है जो इलाज के दौरान की जाती है। जब हम बच्चे को भर्ती करेंगे, उसका इलाज करेंगे, मुआयना करेंगे, चोट लिखेंगे, उसी को मेडिको लीगल कहते हैं। अभी आपकी डॉक्टर प्रीति पाल ने कहा कि बच्चे के डॉक्टर नहीं है, इसको बच्चे कहाँ भेजेंगे? ये कहाँ डॉक्टर थी, उन्होंने कहा हम इलाज कर रहे हैं। नहीं सर, बच्चे के डॉक्टर बोली है। बड़ी बेवकूफी कोई नहीं है। बच्ची है, महिला डॉक्टर देखेगी। कप्तान साहब खुद डॉक्टर है, उन्होंने भी कहा इंटरनल इंजरी हो सकती है। वाइस प्रिंसिपल साहब भी इसी बात सहमत है, प्रिंसिपल साहब भी, सब लोग चाहते हैं, लेकिन कुछ अव्यवस्था है, नहीं कुछ अव्यवस्था है, उसको ठीक करना मजबूरी है। नहीं ठीक कर, ये रोज की प्रक्रिया, एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये 5वीं 6वीं घटना है। आखिर जिले में इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज और फिर भी लापरवाही, क्या कहते हैं? देखिए गलत हुआ है, इसको सुधारना है और हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसको सुधारेंगे। नहीं सुधारेंगे तो हम लोग नौकरी करने लायक नहीं है। हम लोग मानवता के नाम बेकलंक है। अगर 6 साल की बच्ची को कभी हम इलाज नहीं कर पा रहे हैं, न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। सर अभी कुछ समय पूर्व जो रूप से सर मेडिकल अब मिलेगी यार, सब कुछ होगा, इलाज होगा। मेडिको लीगल तो हो रही है, मेडिको लीगल एक जब इलाज करते हैं तो पुलिस वाले जब लेके आते हैं तो चोट को नोट करना ही उसी को मेडिको लीगल कहते हैं, ताकि इंजरी प्रथम दृष्टया इलाज के दरमियान मिट ना जाए। एक ही चीज होती है। फिर भी सर मेरी एक ही आपसे आखिरी सवाल है कि एक बच्ची जिसका लगभग 12 से 1 के बीच में रेप होता है या पीड़िता है,
और उसको अभी तक रात के 10:30 से 11 बज चुके हैं और कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अन्याय हुआ, मुझे 8 बजे मालूम पड़ा, 8 बजे लगातार प्रयत्नशील हूँ, बार बार यहाँ भर्ती नहीं तो वहाँ आईसीयू में, यहाँ कहा गया कि यहाँ आईसीयू का बेड नहीं है, वहाँ भर्ती करेंगे, वहाँ पर गोरा बाजार भेज दो, मैंने कहा गोरा बाजार नहीं भेजेंगे, हम महिला अस्पताल में ही भर्ती कराएंगे, महिला रोग विशेषज्ञ यहीं पर है, मेरा आईसीयू वहाँ पे है, तो वहाँ पर बच्चों के डॉक्टर है। नहीं, सुनिए मेरी बात को, महिला रोग विशेषज्ञ है, महिला रोग प्रथम दृष्टिया पहले सबसे पहले, अरे धरना प्रदर्शन की बात नहीं हो रही यहाँ पर मरीज के हित की बात हो रही है, सिर्फ एक बच्ची की बात नहीं है। कैसे होगा? ये इस जिले में बहुत सारी बच्चियां की बात नहीं है, ये गाजीपुर की सब हम सबकी बच्चियों की बात है ना, सबकी बच्ची। और अगर हमारे अंदर एक इंसानियत नहीं है तो हम इंसान कहते हैं। आज अष्टमी का दिन है, देवी का दिन, हम बच्चियों को माता दुर्गा का रूप मानते हैं, और आज अष्टमी के दिन जिस माता दुर्गा को मानते हैं, जो हुआ गलत हुआ, उसका न्याय होगा। जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर सामने आया, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करते समय अनियंत्रित गति से चलते ट्रक ने सामने से जा रही मोटरसाइकिल को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की ट्रक की टक्कर में गिरते समय ट्रक के पहिए में चपेट आने से चलते बाइक सवार युवक में किस्सर में चोट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में 108 की मदद से जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया उसे। और साथ ही आपको बता दें, मृतक युवक का नाम कपिल कुमार पुत्र रोहतास सिंह टांडा अफजल तहसील ठाकुर द्वार जनपद मुरादाबाद निवासी बताया जा रहा। बाइक सवार आज सुबह अपनी माता की जसपुर दवाई लेने जा रहा था और साथ ही जसपुर नगर में प्रवेश से पहले ही बहादुर सिंह गहलोत के इंडियन ऑयल पंप के निकट घटना घटित हुई है। बाइक सवार युवक की मौत हो गई है, जबकि बाइक चालक के पीछे बैठी मां मामूली चोटिल हो गई हैं। इसका नाम कपिल है, टांडा अफजल का निवासी है, ठाकुरद्वारा मुरादाबाद, जो कि हमारे पास मृत आया है। ये बताया जा रहा था कि वो ट्रक एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई है, जिसके कारण उसके सर पे चोट आई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। बाकी चीज़ें हमारी पोस्टमार्टम में खुलेंगी अभी कि आगे क्या हुआ था। अपनी तरफ से पुलिस को सूचना दे दी गई है, पुलिस आके आगे की पोस्टमार्टम की कार्रवाई करेगी। खबर खटीमा से है, जहां पर आपको बता दें एक दुखद खबर सामने आई है, जहां एक भीषण सड़क हादसे में 2 घरों के चिराग बुझा दिए गए। चकरपुर में जाग बुढ़ा पुल के नीचे हुई इस टक्कर में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि देखने वालों की रूह कांप गई है। यहां पर तेज रफ्तार कार और बाइक के आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और वह 2 हिस्सों में बढ़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह कार के अगले हिस्से को चीरते हुए अंदर जा घुसी है। इस हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान नावेद खान और नमन के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गया था ये तो बनबसा से लौटता हुआ इसके रास्ते में दुर्घटना हो गई। हमें सूचना मिली थी, हमें तो लगभग 8:30 बजे के आसपास पता चला। 3 बेटियां हैं और एक ही बेटा था ये। और अभी कुछ समय पहले सबसे छोटी बेटी का पति उसका मर्डर हो गया, तुषार शर्मा का। अभी नहीं, अभी 15 फरवरी को उसकी शादी हुई। 40 दिन तो हुए हैं। आपका नाम? सुरेंद्र कुमार। जो दुर्घटना हुआ है क्या है मामला पूरा? ये तगादा करने गया था बनबसा, आखिरी बुक था तो उधर से आ रहे थे। तो आप लोग सूचना कब? तो फ़ोन तो था, इन दोनों को लगा रहे थे, फ़ोन तो नहीं लग रहा था। इसका दोस्त था नमन नवेद, दोनों का जब फ़ोन नहीं लगा तो फिर दूसरों से किसी से पता लगा, बच्चों का, हमारे छोटे वालों का। तो पहले स्वास्थ्य में ले गए होंगे, फिर यहाँ आए थे जी। हाँ, शादी हो गई इसकी 1.5 साल पहले, एक बच्ची है 10 महीने की। ये रात में हमारे यहाँ इमरजेंसी में 2
लड़के एक्सीडेंट के पश्चात मृत अवस्था में लाए गए थे। एक का नाम है नमन। दोनों की उम्र 20 से 25 वर्ष के आसपास थी। मृत अवस्था में लाए गए थे। आज सुबह उनका पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। जहां पूरे देश में गैस और पेट्रोल को लेकर अफरा तफरी मची है, वहीं अफरा तफरी के चलते ब्लैकमेलर और साथ ही अपनी मौज मस्ती काटने में जुटे हैं। वहीं अब स्थानीय प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस ली है। चाहे गैस एजेंसी कर्मचारी हो या कुकिंग गैस रिफिल कराने वाले दुकानदार, किसी को भी किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। जयपुर एसडीएम के नेतृत्व में तहसीलदार दिलीप सिंह नेगी, आपूर्ति निरीक्षक मुकुल गारजुला व गैस नोडल अधिकारी की दोनों एजेंसियों पर एक टीम गठित कर दी गई है और साथ ही शहर की इंडियन गैस एजेंसी के उपभोक्ता हो या भारत गैस एजेंसी के उपभोक्ता, किसी को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उपजिलाधिकारी राहुल शाह ने दोनों गैस एजेंसी प्रबंधकों को सख्त हिदायत दी है। साथ ही भारत गैस एजेंसी के गोदाम भारी मात्रा में रिफिल गैस सिलेंडर उपलब्ध होने के बावजूद गैस वितरण प्रणाली में लचर व्यवस्था पर होम डिलीवरी ठेकेदारों को समय अनुसार होम डिलीवरी रोस्टर के अनुसार सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के निर्देशों का सख्ती से पालन कर किसी भी गैस गोदाम में रिफिल सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। हमारी गैस एजेंसियाँ, एक भारत गैस की और एक इंडियन की है। दोनों गैस एजेंसी का निरीक्षण किया गया। दोनों गैस एजेंसी के संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए कि किसी भी प्रकार से गोदाम से या ऑफिस के माध्यम से गैस की रिफिल ना कराई जाए। सभी लोगों की होम डिलीवरी करके घर घर पहुँचा के सिलेंडर दिया जाए। पर्याप्त संख्या में सिलेंडर दैनिक रूप से प्राप्त हो रहे हैं, किसी प्रकार की गैस की किल्लत नहीं है। लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि पैनिक की वजह से कई लोग अपनी बुकिंग समय से पहले करा दे रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिमांड बढ़ गई है। लेकिन सप्लाई साइड में लगातार पर्याप्त संख्या में सिलेंडर प्राप्त हो रहे हैं, तो किसी प्रकार से पैनिक ना करें। अपना ऑनलाइन OTP के माध्यम से बुकिंग करवा लें। बुकिंग के पश्चात आपका होम डिलीवरी के माध्यम से गैस की आपूर्ति कर दी जाएगी। इसके अलावा बाजार अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग कर रहा है तो पूर्णतः अपराध है। इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम कार्रवाई की जाएगी। इसमें सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यदि किसी के द्वारा घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग होना पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर ऋषिकेश से है। आज दुर्गा नवमी की पूजा लोगों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई है। ऋषिकेश की त्रिवेणी घाट पर दुर्गा मंदिर और साथ ही प्राचीन काली माता मंदिर में लोगों ने पूजा अर्चना की और 9 कन्याओं को भोजन कराकर अपना व्रत पूरा किया है। कुछ लोगों द्वारा कल भी नवमी मनाई गई थी। कल नवमी दोपहर से लगी थी और सुबह 10 बजे तक नवमी होगी। आज सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। आज के दिन चैतीय नवरात्रि का अंतिम व्रत पूरा किया जाता है। आज के दिन जो लोग पूरे 9 दिन के व्रत रखते हैं वह अपने व्रत को पूरा करने के लिए देवी स्वरूप 9 कन्याओं को भोजन कराकर उनकी पूजा कर भोजन कराकर सच दक्षिणा देकर अपने व्रत को पूरा करते हैं। क्या नाम है आपका? विनीता शर्मा। आप आज नवमी का कन्या जुमाई है, क्या क्या किया आपने? पूजा पाठ किया, सब कुछ किया। माँ भगवती से यही दुआ करती हूँ विश्व का कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सब सुखी संपन्न रहे। माँ भगवती सबको खुश रखे। कितने दिन के व्रत थे? पूरे 9 दिन का। कैसे पूरे करे आपने? बस ऐसे ही बिना फलाहार के, बिना फलाहार के हमने किया पूरा 9 दिन। कितने दिन आपने क्या खाया? कुछ नहीं, बस ये गंगा जल और गुड़। तो कितने टाइम दूध पीते थे आप? सुबह 1 कप चाय बस, और शाम को। भगवान से क्या दुआ मांगे? भगवान से यही दुआ मांगी है कि विश्व का कल्याण हो, ये जो चल रहा सब कुछ थम जाए, सब सुखी संपन्न रहे, देश का कल्याण हो। तिथि के अनुसार कल तिथि जो है, कल नवमी तिथि 12:48 के बाद लगी है और आज तिथि 10:06 तक है नवमी तिथि, इसलिए 2 दिन मनाई जा रही है। मुख्यतः कल ही थी नवमी तिथि और आज सिद्धिदात्री माता का 9वां दिन है। आज
नवरात्रि का अंतिम दिन है। जो भी भक्तों की मनोकामना है आज माता से प्रार्थना करेंगे, सब पूर्ण होगी। नाम क्या? महंत सरस्वती गिरी श्री दुर्गा माता। भारतीय विमानन क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली सर्वोच्च संस्थान ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने हाल ही में देश के प्रमुख हवाई अड्डों का एक विस्तृत सुरक्षा निरीक्षण संपन्न किया। इस रिव्यू रिपोर्ट के आधार पर यह सुझाव दिया गया कि वर्तमान में तैनात लगभग 50,000 CISF जवानों ने इससे करीब 12,000 जवानों को उनके मौजूदा कर्तव्यों से मुक्त किया जा सकता है। कटौती केवल छोटे शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसे व्यस्ततम केंद्र भी शामिल है। सुरक्षा बलों की संख्या इस संभावित कमी को लेकर संबंधित एजेंसियों के बीच एक विस्तृत सूची साझा की जा चुकी है, जिस पर अब अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अधिकारियों का मानना है इन तकनीकी के आसान आने से मैनुअल चेकिंग और कतार प्रबंधन में आने लगने वाले जवानों को, जहां पहले बोर्डिंग पास चेक करने के लिए कई जवानों की आवश्यकता होती थी, वहां ई गेट्स और साथ ही फेशियल रिकॉग्नाइजेशन तकनीकी ने काम संभाल लिए हैं। इस बदलाव से न केवल यात्रियों को समय बच सकता है, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों को अपने प्रशिक्षित जवानों को अधिक महत्वपूर्ण और राजनीतिक कार्यों में लगाने का भी अवसर प्राप्त होगा। इसका एक बड़ा वित्तीय लाभ भी है, क्योंकि CISF जवानों की तैनाती का खर्च संबंधित एयरपोर्ट ऑपरेटर को उठाना पड़ता है। बलों की संख्या कम होने से एयरपोर्ट ऑपरेटरों पर वित्तीय बोझ कम होगा, जिसका सीधा लाभ भविष्य में हवाई यात्रियों को पैसेंजर्स सर्विस फीस के रूप में मिल सकता है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा में यह बदलाव वैश्विक मानकों के अनुरूप है, जहां कई विकसित देशों में हवाई अड्डों की आंतरिक सुरक्षा के लिए तकनीकी और निजी सुरक्षा का मिश्रण इस्तेमाल किया जा रहा है। और साथ ही विशेष रूप से पड़ोसी देशों के साथ तनाव और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की चुनौतियों को देखते हुए सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता घातक सिद्ध हो सकता है। भागलपुर प्रमंडल आयुक्त अवनीश कुमार सिंह ने रामनवमी के शुभ अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। कमिश्नर ने कहा है कि त्याग, तपस्या और संयम से वहां पर परिपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन लोगों को हर परिस्थिति का सामना पूरे सामर्थ्य के साथ दृढ़ संकल्प के साथ करने के लिए प्रेरित करता है। उनके आदेशों की शाश्वत प्रासंगिकता पर जोर देते हुए कहा कि यह मूल्य न केवल भारत के लोगों के लिए बल्कि आने वाले समय में पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शक शक्ति बन रहेंगे। और साथ ही भगवान श्री राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, अपितु वे एक मूल्य और मर्यादा है और एक दिशा है। वे सत्य, धर्म और पराक्रम के प्रतीक हैं। उनका जीवन हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आयुक्त ने कहा, प्रभु श्री राम का चरित्र हमें सिखाता है कि जनता का सुख सबसे ऊपर होना चाहिए। त्याग, तप और संयम से भरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन में हमें हर परिस्थिति और पूरे सामर्थ्य से सामना करने की प्रेरणा मिलती है। भगवान श्री राम का शासन, न्याय, समानता और साथ ही जन कल्याण का प्रतीक है, जो आज भी हमारे समाज, राष्ट्र का मार्गदर्शन कर रहा है। मेरी कामना है कि भगवान श्री राम की कृपा से सबका कल्याण हो। जिलाधिकारी श्री नवीन और पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल के कुशल नेतृत्व में पदाधिकारियों और जवानों ने जमुई शहर में चैत्र नवरात्र और रामनवमी को देखते हुए फ्लैग मार्च किया है। आपको बता दें, ओहरदेदार द्वय में दोनों त्योहारों को लेकर शहर में अमन चैन का माहौल कायम रखने के लिए पदाधिकारियों और जवानों की टोली के साथ नगर थाना क्षेत्र के विभिन्न बाजारों, मोहल्लों और साथ ही चौक चौराहों पर दस्तक दी गई। साथ ही लोगों को प्रशासन की सजगता का संदेश दिया गया। फ्लैग मार्च के जरिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पुलिस ने प्रशासनिक चौकसी एवं सक्रियता को दर्शाया है। इस दरमियान पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए लोगों को अपनी उपस्थिति का आभास कराया गया। उन्होंने कहा कि परंपरागत एवं वैदिक रीति रिवाज के अनुकूल पर्व मनाएं और साथ ही भाईचारा भी बनाए रखें। और साथ ही अधिकारियों को अफवाह और सोशल मीडिया पर नजर रखने को कहा गया। और साथ ही वही पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने कहा कि बदमाशों पर खास नजर रखी जा रही, किसी भी सूरत पर कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संपूर्ण जिले में विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए यथोचित संख्या में जवानों की तैनाती की गई। सभी थानों को सघन गश्त करने को भी कहा गया है। और साथ ही SDPO सतीश सुमन और साथ ही नगर थाना अध्यक्ष अमरिंद्र कुमार सहित कई प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने फ्लैग मार्च में हिस्सा भी लिया है।
रामनवमी भगवान श्री राम का जन्म उत्सव है। जिला समेत पूरे देश में रामनवमी का पर्व देश लोगों के उत्साह के चरम पर है। रामनवमी के पावन अवसर पर डीएम, एसपी समेत कई शख्सियतों ने जिले वासियों को शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही सामर्थ्य श्री नवीन ने जिले वासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान राम का आदर्श जीवन हमें सदाचार, सहनशीलता, सहृदयता और साथ ही मैत्री भाव का संदेश देता है। रामनवमी के अवसर पर हम अपने जीवन में श्री राम के आदर्शों का अनुसरण कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हम सभी के लिए श्रद्धा और शक्ति की प्रेरणा पुंज है। उनके जीवन हमें सत्य, धर्म और कर्तव्यों का पालन करना सिखाता है। विश्वजीत दयाल ने रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रभु श्री राम की महागाथा को आत्मसात करें, अपने ही मन और साथ ही कर्म और वचन से सेवा राष्ट्र का प्रण लें। डीडीसी सुभाष चंद्र मंडल ने कहा कि भगवान श्री राम के आदर्श मर्यादा, त्याग, कर्तव्य निष्ठा और न्याय को अपना कर ही हम एक सुंदर समाज और विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि आइए उनके आदर्शों को अपनाकर समृद्ध, आत्मनिर्भर और गरिमामयी जमुई के निर्माण का संकल्प लेते हैं। जिला परिषद अध्यक्ष दुलारी देवी ने कहा कि हिंदू धर्म में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष नवमी को रामनवमी त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। उनके आगमन का दिन बेहद फलदायी माना जाता है। जमुई की बेटी और साथ ही नामदार समाज सेविका डॉक्टर स्मृति पासवान ने कहा कि राम में मर्यादा है, राम में शक्ति है, यही जीवन की सच्ची भक्ति है। प्रभु श्री राम अधर्म और धर्म और साथ ही असत्य पर सत्य की विजेता के प्रतीक है। और साथ ही आपको बता दें कि वहां पर प्रभु श्री राम की कृपा के प्रत्येक घर में सुख, शांति, उत्तम आरोग्य से परिपूर्ण रहे, ऐसा कहा गया। एडीएम रविकांत सिन्हा और साथ ही डीटीओ डॉक्टर सुनील कुमार, एसडीएम गौरव कुमार, डीपीआरओ वीरेंद्र कुमार और साथ ईओ डॉक्टर प्रियंका गुप्ता, वरीय उप समहर्ता और साथ ही नागमणि कुमार वर्मा, विनोद प्रसाद उत्पाद अधीक्षक, सुभाष कुमार अवर निबंधक, विपिन कुमार जिला योजना पदाधिकारी, भानु प्रकाश जिला सूचना जनसंपर्क अधिकारी, डॉक्टर मेनका कुमारी, एसडीपीओ सतीश सुमन और साथ ही डीएसपी लाइन सुरेश प्रसाद, बीडीओ अभिनव मिश्रा, सीओ सहित ललिता कुमारी, थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार आदि लोग वहां पर सभी लोगों ने जिलेवासियों को रामनवमी पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। रामनवमी के शुभ अवसर पर कोढ़ा प्रखंड क्षेत्र में भव्य एवं आकर्षक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। शोभा यात्रा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में बुजुर्ग, बच्चे और नौजवान उत्साहपूर्वक शामिल हुए। शोभा यात्रा के दौरान पूरे क्षेत्र में भक्ति और उल्लास का माहौल देखने को मिला। विभिन्न स्थानों से आकर्षक झांकियां निकाली गई, जिसने इस आयोजन को और भी यादगार बना दिए। जय श्री राम के नारों से पूरा वातावरण गूंजता रहा। प्रशासनिक दृष्टिकोण से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। शोभा यात्रा के दौरान कोढ़ा विधायक कविता देवी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर रंजन कुमार, कोढ़ा थाना अध्यक्ष सुजीत कुमार, अपर थाना अध्यक्ष कुणाल कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी आदि लोग वहां पर उपस्थित रहे। देश की प्रमुख प्राइवेट तेल कंपनियां नायरा एनर्जी ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर आमजन को सभी लोगों को झटका दिया है। कंपनी ने पेट्रोल के दाम में 5.30 रुपए लीटर प्रति, डीजल में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की है। वहीं सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल और कॉरपोरेशन भारत पेट्रोलियम और साथ ही हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने फिलहाल अपने दामों में कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे सरकारी पेट्रोल पंपों पर कीमती यथावत स्थिति बनी हुई है। राजस्थान समेत पूरे देश के कई हिस्सों में इस बढ़ोतरी को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। राजस्थान में जहां सरकार पेट्रोल पंपों पर फिलहाल सामान्य दरें लागू हैं, वहीं प्राइवेट कंपनियों की इस बढ़ोतरी से आमजन और अतिरिक्त उन पर आर्थिक बोझ पड़ने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से परिवहन लगातार में इसमें इजाफा होगा, जिसका सीधा असर खाद्य सामग्री और साथ ही अन्य जरूरी सुविधाओं वस्तुओं की कीमतों पर पड़ सकता है। इसमें महंगाई बढ़ने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि कॉरपोरेशन भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और साथ ही हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने फिलहाल अपने दामों
में कोई बदलाव अभी तक नहीं किया है, लेकिन देश की प्रमुख प्राइवेट तेल कंपनी यानी नायरा एनर्जी ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल दोनों की ही कीमतों में बढ़ोतरी कर आमजन को एक झटका दिया है। कंपनी ने पेट्रोलों के दाम में 5.30 रुपए प्रति लीटर तथा डीजल में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि कर दी है। वहीं सरकारी तेल कंपनियां जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और साथ ही हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने फिलहाल अपने दामों में कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे सरकारी पेट्रोल पंपों पर कीमतें यथावत स्थिति में फिलहाल बनी हुई है। राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में इस बढ़ोतरी को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, जहां पर राजस्थान में सरकारी पेट्रोल पंपों पर फिलहाल सामान्य दरें लागू कर दी गई। विशेषज्ञों का मानना है पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ने से परिवहन लागत में इजाफा भी होगा। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।